फर्स्ट प्राइज पाया था। याद है, याद है। गुड। प्रवीण जी जानते होंगे। तो मैंने इनको भी इनवाइट कर लिया। मैंने पहले कहा कि अगर वीडियो हो तो बेसिक तो नए बच्चे सब तुरंत टेक्नोलॉजी प्रेमी हैं, तुरंत डाउनलोड करके ऐड हो गया। इलाहाबाद की उपज है, ये भी इलाहाबाद में ही पड़ता है। लाइव हो गया शायद। हाँ लाइव हो गया। लाइव हो गया। तो हिमांशु वेलकम करिए, शुरू करिए। थैंक यू प्रेम सर। मैं इस अंतिम सेशन के लिए अपने सहपाठी मित्र प्रवीण प्रकाश पांडे जी को इनवाइट करना चाह रहा हूँ। हम लोग बचपन में पढ़े हुए हैं और इनकी बायोटेक्नोलॉजी पे काफ़ी अच्छी एक्सपर्टीज है, और इनकी एक्सपर्टीज के साथ साथ इनका एक अपना रुचि भी है कि इन बायोटेक्नोलॉजी या पौधों के प्रति, कि इसको ग्राउंड लेवल पे लोगों को वो एजुकेट करने की भी कोशिश करते हैं, अवेयर करने की भी कोशिश करते हैं, और इससे फायदे भी दिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो इस पूरे इंटेंशन के साथ ये अपना एफर्ट लगाते हैं तो वो बड़ा फ्रूटफुल रहता है। तो इस चीज को ध्यान में रख के मैं अपने मित्र प्रवीण भाई को इनवाइट करूंगा और कहूंगा कि प्लीज आप इस वेबिनार के द्वारा, इस फेसबुक लाइव के द्वारा लोगों को एजुकेट और अवेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू सर। प्रवीण भाई प्लीज। थैंक यू हिमांशु। और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मेरे को आमंत्रित कर रहे हैं इसके लिए। और को शुरू करूँ से पहले मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूँ, श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ स्वर्गीय डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश सिंह जी। प्रवीण जी थोड़ा तेज बोलिए। अच्छा, अब रुकिए 1 मिनट। अभी आ रही है आवाज मेरी? हाँ अब सही आ रही है, बेटर है। तो ये थोड़ा और तेज करता हूँ। देखिए, जो अभी इस जो हम कोविड-19 के महामारी से गुजर रहे हैं और पूरा विश्व जो है इससे इस समय इस भयंकर समस्या से जूझ रहा है, इसकी कोई वैक्सीन या कोई प्रॉपर मेडिसिन अभी डेवलप नहीं हुई है जो इसे क्योर कर सके। इस बीच हमारे आयुष मंत्रालय ने विभिन्न प्रकार के काढ़ा वगैरह या आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन को यूज़ करने के लिए सजेशन दिया हुआ है, जिसको हम यूज़ करके अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इसी क्रम में आज मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये जो जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स हम यूज़ करते हैं या औषधीय पौधे होते हैं जिन्हें अपने काढ़ा में या इम्यूनिटी को बूस्ट करने में या कोई भी डिजीज को क्योर करने के लिए, तो उसमें इस प्रकार की सारी औषधियों का जो उल्लेख है हमारे ग्रंथों में, हमारे ऋग्वेद वगैरह में मिला हुआ है ऑलरेडी, जिसमें 4500 जड़ी बूटियों के बारे में उस समय उल्लेख है। इसके साथ साथ अगर हम देखें, जैसे कि वृक्षारोपण की अगर हम बात करते हैं या मेडिसिनल प्लांट को लगाने की बात करते हैं, तो ऐसे कई पेड़ हैं या औषधीय वृक्ष है जिनका सुश्रुत संहिता में उल्लेख किया गया है, चरक संहिता में उल्लेख किया गया है। अब आधुनिक दौर में हम देख रहे हैं कि पहले हम जैसे वृक्षों की संख्या कम होती गई, कुछ पर्यावरणविदों ने वृक्ष लगाने के लिए बोले कि अगर हम ट्री प्लांटेशन करते हैं तो इन्वायरमेंट में थोड़ा बैलेंस होगा और प्रदूषण वगैरह कम होंगे, प्लस प्रकृति का ये जो संरक्षण है उस पर हम कर पाएंगे। तो उस दौरान हम कई पर्यावरणविदों ने इसमें प्रयास किया और प्लांटेशन करे। उसके बीच में अगर मैं बात करता हूँ तो इससे काफ़ी बड़े अगर पौधे हो, प्लांट हो, जैसे कि बहुवर्षीय पौधे होते हैं, 20 साल, 25 साल, 50 साल तक चलने वाले, से बरगद, नीम, पीपल, बेल, जामुन, ये छायादार पेड़ होने के साथ साथ फलदार भी होते हैं, परंतु अगर हम देखें तो इनका मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत होता है। और इस प्रकार से अगर हम अपने किचन गार्डन में भी या अपने दरवाजे के सामने या थोड़ी सी जमीन अगर आंगन में या कहीं भी होती है तो हम वहाँ पे तुलसी, मड़ुआ, लेमन ग्रास या और भी कोई पौधे होते हैं उसको हम लगा करके उसका मेडिसिनल लाभ भी उठा सकते हैं। तो एक्चुअली अगर हम देखें तो इस प्रकार के जितने भी प्लांट हैं इनमें एक प्रकार का सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स या फाइटोकेमिकल्स या ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी जिनके पास होती है, जैसे कि अगर कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ ग्लाइकोसाइड्स हो गए, सैपोनिन्स हो गए, पॉलीफिनॉल्स हो गए, टर्पिन्स हो गए, एंथ्रोक्विनोन्स हो गए, इस टाइप के जो केमिकल कंपाउंड होते हैं जो इन प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। अब सपोज दैट अगर मैं बात करता हूँ किसी भी चीज़ की कि कोई मेडिसिन प्रॉपर है, उसके अंदर एक ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूएंट होगा या केमिकल होगा जो जिसकी एक प्रॉपर्टी होगी एक डिजीज को हील करने के लिए या आपका इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए होगा,
जैसे अगर आज इस समय वर्तमान परिवेश में सबसे अधिक चर्चा हो रही है गिलोय की, कोविड-19 के टाइम में लोग गिलोय की बात कर रहे हैं, उसका बॉटनिकल मतलब टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया। तो टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया एक बीटर कंपाउंड इसके अंदर होता है, और इसका जो मार्कर कंपाउंड है या इसके अंदर जो पाए जाने वाले फाइटोकेमिकल्स हैं उसमें टिनोस्पोरोसाइड और टिनोस्पोरिन नाम के कंपाउंड है। और भी हैं बट मुख्यतः इन्हीं दो का जो है उल्लेख होता है, इन्हीं दो का जिक्र किया जाता है। तो इनके उपस्थिति के कारण इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी जो है, इम्यून बूस्ट करने की प्रॉपर्टी जो है इंक्रीज हो जाती है, जिसको हम अगर अपने वृक्षारोपण में, जैसे कि गिलोय एक ऐसा प्लांट है जो कहीं भी उग सकता है, इसमें कोई ज़्यादा हमें मेंटेनेंस देने की या पानी देने की या उसका रखरखाव करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। आमतौर पे ये हमारे आसपास के परिवेश में आपको आराम से इजीली अवेलेबल होगा, ये मिल जाएगा, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा इसको केयर करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर बात करते हैं हम, कुछ औषधि पौधे होते हैं जिनमें ऐसे केमिकल्स हैं, जैसे कोई एल्कलाइडल केमिकल की बात करी जाए अगर, तो जैसे रेसरपिन हो गया, रावोल्फिया सर्पेंटाइना, यानी सर्पगंधा से ये आइसोलेट होता है, उसका ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है। इसका उपयोग फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी हो रहा है। एट्रोपा बेलाडोना ये एक प्लांट है। एट्रोपा बेलाडोना से हम एट्रोपिन नाम का एक एल्कलाइडल कंपाउंड जो है आइसोलेट करते हैं, उसमें पाया जाता है। इसका भी प्रयोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में किया जा रहा है। इसके साथ साथ ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे लिवो एल डोपा है जो हम म्यूकोनाप्यूरिन से लेते हैं, कौच बीज जिसे कहते हैं। तो अगर हम देखें तो इस प्रकार के फाइटोकेमिकल्स या सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो कि प्लांट के अंदर हो रहे हैं, प्लांट के अंदर अवेलेबल होते हैं, वो केवल आयुर्वेदा मेडिसिन में ही नहीं, हर्बल मेडिसिन में नहीं, बल्कि अगर देखा जाए तो उनके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिनकी प्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 100 के करीब या 95% से ज़्यादा प्योर होते हैं, तो उनका प्रयोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी किया जा रहा है डिफरेंट टाइप के डिजीज को क्योर करने के लिए, या कोई भी एक्टिविटीज अगर करनी हो, जैसे कि अगर सपोज किसी का इम्यून बूस्ट करना हो, इम्यून बूस्टर हो गया या एंटी इंफ्लामेटरी या ऐसा कुछ, अगर मेडिसिन अगर उनको एज ए अल्टरनेट मिल रहा है एलोपैथिक के कंपैरिजन में, तो इसका प्रयोग हो रहा है आजकल बहुत तैयार से जो है। इन सब चीज़ों पे जो है रिसर्च भी चल रही है और नए नए कंपाउंड्स निकल के सामने भी आ रहे हैं। अब देखिए, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि हम जनरली क्या करते हैं, इस समय चर्चा चल रही है कि हम विटामिन सी का सेवन करें, आंवले का सेवन करें, या आयुष डिपार्टमेंट जो बताया है कि आप च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं, या कोई डिकॉक्शन बना करके चाय के साथ ऐड करके आप इस्तेमाल करें तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसे बढ़ेगी, तो आपके अंदर कोई बीमारी नहीं आएगी। बीमारी नहीं आएगी तो आप स्वस्थ रहोगे। अगर बीमारी बाई चांस आ भी जाती है तो आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होगी कि उसको लड़ करके उसको हटा देगी, तो उसको कोई आपके ऊपर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो मैं अभी ये बताना चाहता हूँ कि जैसे सपोज दैट अगर हम इस समय एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ आंवले को लेकर के, इम्लिका ऑप्शिनल, और इसको फाइलेंथस इम्लिका भी बोलते हैं। हमारा जो आंवला है, इंडियन रोजबेरी, जो हर जगह अवेलेबल है, भारत के लगभग हर भागों में मिल जाएगा आपको। तो इसमें जो विटामिन सी है और गैलिक एसिड है, मेन कंपाउंड होते हैं। तो अगर मैं इसके एक्सट्रैक्शन की बात करूँ, अगर इसके एक्सट्रैक्शन की बात करता हूँ मैं कि इसमें हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसे हम सबको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए कि हम इसे घर में भी कर सकते हैं। इस प्रकार का एक्सट्रैक्शन जो कि प्लांट में या किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब में या किसी ऐसे लैब में हम करते रहते हैं, उसको अगर हम घर में भी चाहें तो एक सिंपल मेथड के थ्रू हम उसका हर्बल एक्सट्रैक्शन तैयार कर सकते हैं और उसका सेवन भी कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे हमें करना क्या होता है, इसका हमने फ्रूट का पल्प लिया, उसे ड्राई किया, उसका मॉइस्चर हमने रिमूव कर लिया। ड्राई करने का मतलब थोड़ा धूप में सुखा लो, किसी के पास ओवन है, अगर माइक्रोवेव ओवन नहीं, मैं हॉट एयर ओवन की बात कर रहा हूँ, अगर आपने उसे ड्राई कर लिया तो उसके पल्प से सारा मॉइस्चर जो है वो रिमूव हो गया। अब उसके रिमूव होने के बाद आप उसे क्रश करें। क्रश करने के बाद एक मेश साइज होता है, मतलब लगभग एक साइज हम डिसाइड कर ले कि हम इस साइज का जो है हमें इसको एक्सट्रैक्ट करना है। उसको हमने वाटर के साथ में, देखो अगर प्लांट की मैं अभी साइंटिफिकली बात करता हूँ, आपको एक्चुअली इंग्रेडिएंट कौन सा चाहिए, विटामिन सी है, उसमें गैलिक एसिड है, या अदर कंपाउंड्स है। तो प्लांट में तो कई जगह ऐसा होता है कि एथेनॉलिक या अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के थ्रू भी इसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है इनके इंग्रेडिएंट को आइसोलेट करने के लिए। बट अगर वाटर से हम इसे आइसोलेट करते हैं तो हम विटामिन सी जो है इसमें आराम से अवेलेबल हो जाएगा। इसे हम इसमें मात्रा बढ़ सकती है इसका एक्सट्रैक्शन करने के बाद। तो सिंपल मेथड के थ्रू आप इसे वाटर के थ्रू एक्सट्रैक्ट करें। उसके लिए आपको 1:4 या 1:6 या 1:8 या 1:10 के मटेरियल लिक्विड रेशियो MLR,
यानी सपोज दैट आप 10 ग्राम आंवला ले रहे हो तो 40 ml, 50 ml या 60 ml, 70 ml, जो भी आपको सही लगता है उसे एक्सट्रैक्शन करने के उद्देश्य के हिसाब से आप उसे एक्सट्रैक्ट करें। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसकी पहली वॉशिंग जो होगी उसे आप कलेक्ट कर लें। उसे कलेक्ट करने के बाद आप उसे एक जगह सेपरेट रखें। फिर दूसरी वॉशिंग लें, तो दूसरी वॉशिंग में आप देखेंगे कि उसका थिकनेस थोड़ा कम हुआ रहेगा। पहली वॉशिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई रहेगी, उसका डार्कनेस ज़्यादा होगा, उसकी थिकनेस ज़्यादा होगी। दूसरी वॉशिंग जो आएगी वो थोड़ी कम आएगी। इस प्रकार 2-3 या आपको अगर लगता है कि चौथी वॉशिंग तक उसका एक्सट्रैक्शन आप कर सकते हैं किसी भी हर्ब्स का या हर्बल मटेरियल का, तो आप तीसरी या चौथी वॉशिंग तक जाएं अगर आपको ऐसा लगता है तो। फिर उसके बाद सारे लिक्विड को यानी उसके मटेरियल को आप एक जगह कलेक्ट करें। कलेक्ट करने के बाद उसे इवोपरेट करें। अगर आपको थिक पेस्ट यूज़ करना है आपके फॉर्मुलेशन के लिए या आपके यूज़ के लिए, तो आप उसे थोड़ा सा थिक करके आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ड्राई करना है तो ड्राई करने के लिए प्लांट में या लेबोरेटरी के अंदर 2 मेथड होते हैं, स्प्रे ड्राइंग मेथड और ट्रे ड्राइंग मेथड। तो ट्रे ड्राइंग मेथड या स्प्रे ड्राइंग मेथड्स के थ्रू आप इसे कर सकते हो। उसको करने के बाद आप जब वो ड्राई हो जाए तो चूंकि आपको थोड़ा ध्यान देना है कि बहुत हाई जो तैयार होकर मटेरियल आएगा ड्राई पाउडर वो बहुत हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी अगर हवा के संपर्क में आएगा तो उसमें कोगुलेशन हो सकता है, उसमें मॉइस्चर जाएगा, तो मॉइस्चर जाने के बाद उसका एक्चुअली जो वास्तविक नेचर है वो चेंज हो सकता है। अब उसको हमने लिया, एक्सट्रैक्ट को ड्राई पाउडर को लेने के बाद अगर हमें देखना है लेबोरेटरी के अंदर या प्लांट के अंदर हम कैसे देखें कि हमें विटामिन सी, हमारा प्लान था कि उसमें विटामिन सी 30% या 40% हो, तो वो उतना हुआ है या नहीं है, तो उसके लिए या उसमें जो टैनिन कंपाउंड है या पॉलीफिनॉल कंपाउंड है वो उतना अवेलेबल है कि नहीं है अवेलेबल, तो उसके लिए हम टाइट्रेशन के माध्यम से इंडिगो सल्फोनिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन के थ्रू हम इसका टाइट्रेशन करके हम एक तो टैनिन कंटेंट देख सकते हैं। दूसरी बात, अगर हमें विटामिन सी के लिए जाना है तो उसके लिए हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो है आप यूज़ करके देख सकते हो कि कितना परसेंटेज हुआ है। ये बातें इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इस समय जो आयुष मंत्रालय है प्लस और भी जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि विटामिन सी का सेवन करें, आंवले का सेवन करें, कोविड-19 की महामारी के दौरान आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। गिलोय के बारे में तो मैंने पहले ही बताया, गिलोय के बारे में लगभग सभी लोग, मैक्सिमम लोग जान चुके होंगे कि गिलोय के सेवन करने से हमारा इम्यूनिटी बूस्ट होता है। तो अब ये जो आंवला है अगर इसका हमने ड्राई पाउडर अपने घर में भी तैयार कर लिया सिंपल मेथड से, तो थोड़ा ध्यान देना होगा कि जो है जो हम ड्राई करने के लिए या उसका मटेरियल लेंगे उसका उसको थोड़ा ना धीमी आंच पे हम अगर घर में बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ज़्यादा हम टेम्परेचर देंगे तो उसकी जो एक्चुअल जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि लैब के अंदर ये सारी चीज़ें कंट्रोल्ड होती हैं, यानी टेम्परेचर हमें 70 डिग्री रखनी है तो हमारे पास रेगुलेटर होता है जो 70 डिग्री पे उसे मेंटेन रखेगा। वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वो 69 या 71 इतना जा सकता है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं। लेकिन आप घर में करोगे तो वो कंट्रोल नहीं होगा, आप उसके एक्सट्रैक्ट को जला भी सकते हो, तो हो सकता है कि वो उसका जो वास्तविक नेचर है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, वो समाप्त हो जाए। इसलिए थोड़ा इसे ध्यान में रखें। अगर कंट्रोल प्रोसेस हो तभी आप इसको अप्लाई करें अपने यहाँ। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ जैसे WHO जो है हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने करीब 21,000 ऐसे प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनकी सूची इन्होंने इनके पास उपलब्ध है, जिनमें कोई ना कोई मेडिसिनल वैल्यूज या मेडिसिनल कंपाउंड्स हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स या फाइटोकेमिकल्स कंटेनिंग प्लांट हैं ये, जिनका कहीं ना कहीं से औषधीय महत्व है। तो इन्होंने भारत में ऐसे 2,500 पौधों की सूची तैयार की है और उसमें से 150 ऐसे पौधे हैं जिनका उपयोग बायो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में किया जा रहा है, या तो वो इम्यून बूस्टर हैं या वो एंटीऑक्सीडेंट हैं या अदर दूसरे प्रोडक्ट हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं आमतौर पे हम नीम की बात करते हैं, नीम का बॉटनिकल नेम होता है एजा डायरेक्टा इंडिका। इसमें एजा डायरेक्टिन इसका मार्कर कंपाउंड होता है और बीटर जो है इसमें बिटरनेस की टेस्टिंग होती है। फर्स्टली हम देखते हैं कि इसमें बिटरनेस कितना है। तो अगर हम देखें तो इसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी हर व्यक्ति डिस्कस करता है कि नीम जो है एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, तो पुराने समय में इसे हम घाव पे या किसी ऐसे जगह पे लगा दें जहाँ माइक्रोबियल इन्फेक्शन होने के चांसेस, तो उसकी पत्तियों को या छाल को हम रगड़ते तो नहीं होता था। तो इसमें जो लिटरेचर अवेलेबल है वो लिटरेचर जो है डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया जो है उनमें उनके ग्रोथ को इनहिबिट करता है, उनको बढ़ने नहीं देता है या उनको ग्रोथ नहीं होने देता है। वो सिमिलरली ऐसे वर्क करेगा कि उनके सेल वाल को रप्चर करेगा, रप्चर करने के बाद उसके अंदर के जो भी बायोलॉजिकल कंपाउंड्स होंगे वो उसको रिलीज कर देगा बाहर, और प्रोटीन वगैरह बाहर रिलीज होंगे तो सेल की यानी उस बैक्टीरिया की या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, जिससे फिर वो डिजीज को फैला नहीं पाता है। अब देखिए
जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इनका एक नेचर होता है, एक सॉइल में ही ग्रो करेंगे, मैक्सिमम उनकी एफिकेसी उस प्रकार के सॉइल में आएगी, उस प्रकार के हैबिटेट में आएगी, उस प्रकार के इन्वायरमेंट में आएगी। हो सकता है कि जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ अश्वगंधा हो गया, उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है विदेनोलॉइड होता है, और अश्वगंधा का बॉटनिकल नेम है विदेनिया सोमनिफेरा। तो वो विदेनोलॉइड जो है एक प्रकार का एल्कलॉइड होता है। अब अगर देखा जाए तो राजस्थान की जो जमीन है उसके लिए सुटेबल है। यहाँ अश्वगंधा जो राजस्थान का होता है वो थोड़ा ठीक क्वालिटी का माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी जगह में वो अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, तुलनात्मक रूप से अगर देखें तो वो सॉइल जो है सपोर्ट करती है उसके फसल को, उसके क्रॉप को, उसके नेचर को। तो यहाँ पे थोड़ी उच्च गुणवत्ता के अश्वगंधा मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें विदेनोलाइट हो सकता है कि वो सुटेबल जमीन है तो विदेनोलाइट उसमें एक्स्ट्रा आएगा उसमें, या ज़्यादा आइसोलेट हो सकता है, या औषधीय रूप से। ये तो हर जगह कोई भी क्रॉप हो उसका एक नेचर में, जैसे अगर आप देखें धान को आप अभी लगाने का समय अगर आपने जाड़े में लगाओगे तो शायद उतना सुटेबल फसल नहीं होगी। तो इसलिए इन सबों का नेचर और हैबिटेट पर डिपेंड करता है। प्लस अगर जो भी हमारे इस प्रकार के फाइटोकेमिकल्स हैं जैसे कि टेनिन हो गए, पॉलीफिनॉल हो गए, फ्लेवोनाइड हो गए, ग्लाइकोसाइड्स, सेपोनिन्स, एंथ्रोक्विनोन, ये जितने भी हैं इसमें ना अगर हम कैटेगराइज करें तो इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनका भोज्य पदार्थों में भी हम यूज़ करते हैं, कुछ का हम मेडिसिन में यूज़ करते हैं, कुछ का हम एरोमा में यूज़ करते हैं, कुछ का हम नेचुरल स्वीटनर में यूज़ करते हैं। जैसे अगर भोज्य पदार्थों की बात करें या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की बात करें अगर हम, तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट में ये आप देखें कि लाइकोपिन होगा, लाइकोपर्सिकान एस्कुलेंटम यानी टोमेटो से ये आइसोलेट कर किया जाता है, और कैरोटीनॉइड्स हैं। ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के सिरप भी या इस प्रकार के अदर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट मार्केट में अवेलेबल है जो लाइकोपिन ऐड होता है उसमें, कैरोटीनॉइड्स होते हैं। तो इस प्रकार के हम केमिकल्स को, फाइटोकेमिकल्स, ये केमिकल ये प्लांट से जो कि आइसोलेटेड होते हैं इसलिए हम इन्हें फाइटोकेमिकल बोलते हैं कि फाइटोकेमिकल हैं। तो एक तो फूड सप्लीमेंट में हो गया, प्लस अगर मैं बात करता हूँ दूसरे नेचुरल स्वीटनर की, तो जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो शुगर अवॉइड करते हैं, नहीं लेते हैं चूंकि उनके डिजीज के कारण, तो उनको नेचुरल स्वीटनर का हम लोगों ने कई बार देखा हुआ कि ऐड है कि इसमें जो है 0 कैलोरी है, आप इसे यूज करें। तो नेचुरल स्वीटनर के लिए प्लांट है उसको बोलते हैं स्टीविया रेवंडियाना। तो स्टीविया रेवंडियाना में जो है वो नेचुरल स्वीटनर होता है और उसमें 2 प्रकार के मार्कर कंपाउंड होते हैं, स्टीवियोसाइड और रेवंडियोसाइड। ये दोनों मार्कर कंपाउंड स्टीविया रेवंडियाना के अंदर पाए जाते हैं। अब इसको आइसोलेट करके लोगों ने, या जो हेल्थ मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, इन्होंने नेचुरल स्वीटनर डेवलप किया जो डायबिटिक पेशेंट के लिए हम देते हैं ताकि उनको शुगर वो अवॉइड, शुगर को ना लें। और दूसरी बात अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट एरोमा के लिए, तो एरोमा में बहुत सारे ऐसे प्लांट है, जैसे अगर तुलसी हो गया, लौंग हो गया, तो लौंग से हम जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट आइसोलेट करते हैं वह यूजिनॉल। और इस प्रकार के ऐसे कई प्रोडक्ट हैं जिनके सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जैसे पुदीना से हम मेंथॉल निकाल लेते हैं, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट का उपयोग एरोमा में किया जाता है, सुगंध में, या इस प्रकार से आप देखते हो कि कई इनके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी हैं, लौंग तेल का, या जो हम दांतों के लिए यूज करते हैं या कहीं दर्द वर्द है तो उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब एक मुख्य बात मैं जो बताना चाहूँगा, एक एंटी मलेरियल नेचुरल ड्रग होती थी पहले जो आर्टिमिसिया प्लांट से आइसोलेट होती थी, आर्टिमिसिन नाम होता था इसका। तो आर्टिमिसिन इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है, आर्टिमिसिया से निकालते थे। इसके अलावा रेसरपिन और कॉल्चिसिन, लीवोडोपामाइन, ये सारे ऐसे फाइटोकेमिकल्स हैं जो इस प्रकार के प्लांट से आइसोलेट होते हैं, और ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी इनका यूज होता है। अब बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं वर्तमान के परिवेश में कि ऐसे कौन से हर्ब्स हैं जो हम अपने किचन गार्डन में या अपने ग्राउंड में या थोड़ी सी जमीन में हम उसे लगा सकें, तो हम उसका उपयोग औषधीय प्लांट के रूप में भी कर सकें, प्लस हमें थोड़ा सा लाभ भी हो जाए। अगर इन्वायरमेंट, हालांकि ये छोटे पौधे हैं लेकिन थोड़ा सा तो योगदान अपना इन्वायरमेंट प्रोडक्शन में दे ही सकते हैं। जैसे कि बात करें अगर पुदीना हो गया, या आपके होली बासिल यानी तुलसी हो गया, इस प्रकार के छोटे, लेमन ग्रास हो गया, सिम्बोपोगान सिट्रेटस, सिट्रोनेला, या और भी कई प्लांट हैं जिनका हम लगा सकते हैं अपने आसपास के आसपास में हम लगा करके इनका मेडिसिनल वैल्यू, इनका लाभ भी ले सकते हैं। तो हम जो भी आगे वृक्षारोपण या पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो भी हम काम कर रहे हैं इस समय, वो अब चूंकि प्रकृति ने ऐसे परिवेश हमें ला करके खड़ा कर दिया, तो पिछले कुछ दिनों से
हम नेचुरल फूड ही खा रहे हैं, ना बाहर का सामान ज़्यादा खा रहे हैं, ना फास्ट फूड, ना जंक फूड, ना तेल मसाला, बैलेंस डाइट हो रही है। और हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए नेचुरल प्रोडक्ट्स का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, स्वस्थ रहने के लिए, प्लस कोई हमें बीमारी न लग जाए इसलिए हम इस तरीके काढ़ा या इस तरीके के फॉर्मेशन का सेवन कर रहे हैं। तो प्रकृति की तरफ हम धीरे धीरे जा रहे हैं। प्रकृति ने चूंकि हमें खुद ऐसा मौका दिया है कि इसको जो है हम प्रकृति के करीब जाएं और प्रकृति की चीज़ों को हम स्वीकार करें। और जो वृक्षारोपण हम करें उसमें जाहिर सी बात है कि अब आगे जो भी हो वृक्षारोपण में हम औषधीय पौधों को भी जरूर शामिल करें, चाहे वो 1 वर्षीय हो, 2 वर्षीय हो, बहुवर्षीय हो, शाक कैटेगरी के हों या फिर वृक्ष कैटेगरी के हों, जो भी हों, हम जरूर इनको लगाएं और इनका लाभ भी लें, प्लस इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करें। अब जैसे कि हमने वृक्षारोपण में लगाते हैं बड़े पेड़ में, जैसे कि बेल होता है, बेल जो है एक तरीके से सुगंध भी देता है। अगर उसके जो है पेड़ के आसपास रहोगे आप तो उसके लीफ से, उसके फलों के से एक सुगंध आती है। इसमें पैक्टिन नाम का एक फाइटोकेमिकल्स पाया जाता है। तो और ये धार्मिक रूप से भी बेल का बड़ा महत्व है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको एरोमेटिक सुगंध भी देगा। आप उसके आसपास जाओगे तो पॉजिटिव वाइब्स निश्चित तौर पे आपको मिलेंगी, आप अच्छा फील भी करोगे। फल भी ले रहे हो उसका आप, उसका फल भी मेडिसिनल वैल्यू रखता है। तो अब हम जामुन भी है, जामुन का भी एंटी डायबिटिक महत्व है, कई आयुर्वेद में भी लिखा गया है जामुन के बारे में। या प्लस आपका अर्जुन है, अर्जुन टर्मिनेलिया अर्जुना, इसमें टेनिन होता है और अर्जुनिक एसिड होता है। आयुर्वेद में इसका एक अर्जुना का क्वाथ है, अर्जुना रिस्ट है, जो कि कार्डियक केयर के लिए यूज होता है। तो सार संदर्भ ये है कि प्रकृति जो है अब हमें इस चीज को वो खुद बोल रही है कि अब इस तरीके से हम वृक्षारोपण करें जिसमें फल फूल छायादार पौधों के साथ साथ हम मेडिसिनल पौधों को भी यूज करें, जिससे कि हम वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण और इसके साथ साथ हम मेडिसिनल लाभ भी ले सकें। जिससे कि अगर कभी कोई चीज हमें खुद करनी हो, अब हमें जाना हो, अब हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं, हम तुलसी खरीदने मार्केट में जाएं या और भी चीजें, तो हालांकि उपलब्ध हर जगह तुलसी तो बहुत है, यहाँ पे मिल जाएगी सभी घरों में। अब काढ़ा बनाना होगा तो आप जाओगे वहां से दालचीनी लेने के लिए या और भी कोई प्रोडक्ट लेने के लिए, तो इससे बेहतर है कि आपके घर में तुलसी उपलब्ध है, उसका काढ़ा बनाएं और सेवन करें, इम्यूनिटी बूस्ट करें, थोड़ा हल्दी लगाएं, उसके अंदर डालें और डिकॉक्शन तैयार करके आप उसका सेवन करें। तो अब अगला वृक्षारोपण जो भी हम करें वो एनवायरनमेंट के साथ साथ, प्रकृति के साथ साथ, वो मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसमें छोटे बड़े जैसे भी मेडिसिनल पौधों को भी जरूर शामिल करें। और मेडिसिनल वैल्यू के जो भी प्रोडक्ट होंगे वो निश्चित रूप से आपको लाभ ही देने वाले हैं, वो कोई नुकसान नहीं करेंगे। तो मैं ये सभी से जरूर कहना चाहूँगा कि प्रकृति का संरक्षण हम सभी का दायित्व है, दायित्व भी करें, मेडिसिनल पौधे लगाएं, फलदार भी लगाएं, छायादार भी लगाएं, हर प्रकार का वृक्षारोपण करें और उसका आसपास के लोगों को भी लाभ पहुंचाएं और उन्हें भी जागरूक बनाएं अपने यहाँ ऐसे मेडिसिनल प्लांटेशन के लिए। हालांकि गवर्नमेंट भी अभी कुछ दिन पहले सुनने में आया था कि गवर्नमेंट गंगा किनारे ऐसे कुछ हर्ब्स के प्लांटेशन के बारे में भी सोच रही है, या ऐसा कुछ प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया है, ऐसा मेरे को जानकारी प्राप्त हुई थी जब कुछ इन्होंने कोविड-19 के बाद कुछ उन्होंने फंड रिलीज वगैरह किया था गवर्नमेंट ने। तो अगर कोई विचार करता है इस प्रकार के मेडिसिनल प्लांट वगैरह की खेती वेती करने के लिए तो सरकार भी शायद, अभी इस बारे में मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी है तो बता नहीं पाऊंगा ज़्यादा, बट ऐसी चीज़ें सुनने में आई हैं, प्रकाश में ये बातें हैं कि इस प्रकार का सरकार भी कुछ कर रही है, मेडिसिनल पौधों का खेती करने को प्रमोट करेगी, गंगा के किनारे कुछ प्रोजेक्ट चालू करने वाले हैं। तो इसमें आपको नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है जो काम करता है औषधीय पौधों पे, तो वो उससे आप जानकारी ले सकते हैं कि इस प्रकार के कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम सभी को वृक्षारोपण करना चाहिए, हम सभी को वृक्षारोपण, उसके साथ साथ फलदार छायादार पेड़ के साथ औषधीय पौधों का भी हम इस्तेमाल जरूर करें। तो अपनी बात मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा, धन्यवाद। थैंक यू प्रवीण। सो इन शॉर्ट, अगर आप इनके पूरे स्पीच को सुने होंगे या इन्होंने जो सजेशंस दिए हैं उनका इन्होंने लास्ट में भी बताया कि आप प्लांटेशन करें, बट मेडिसिनल प्लांट अगर आप करते हैं तो उसका एक और अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो प्लांटेशन के साथ साथ ऐसे पौधे लगाएं जिनका मेडिसिनल इम्पैक्ट
पड़ता हो। मैं एक बात बता दूं कि जब मैं कभी बचपन में कभी बुखार हुआ करता था, तो पिताजी मुझे कुछ चिरायता करके एक चिरायता, छोटा सा पौधा आता था। स्वरेसिया चिरायता उसका बॉटनिकल नाम है। ग्रीन हाँ कलर का होता है, वो सीख जैसा केवल उसमें हाँ, होता है, बड़ा हालांकि वो बड़ा कड़वा होता था, बहुत कड़ा लेकिन होता है। लेकिन अगर आप उस चिरायता के पौधे की चाय बनाकर पी लेंगे तो कैसा भी आपको बुखार है वो उतर जाएगा, शायद अभी उस जहां तक पौधे का नाम मेरी नानी जी ने लिया है। अभी अच्छा। उस पौधे का नाम चिरायता है, तो बुखार में यूज होता है बहुत, हाँ, मतलब इनफैक्ट मैं अभी। एक और बात बता दूं कि चिरायता की एक मदर टिंचर की मेडिसिन होम्योपैथ में आती है, हाँ हाँ। और मैं यहाँ उसको यूनाइटेड किंगडम में अपने पास रखा हुआ हूँ कि कभी अगर बुखार हुआ लेट से, और इनफैक्ट मैं इंडिया से जब बेल्जियम गया और बेल्जियम से यूके आया, तो मैं अपने साथ लेकर के आया हूँ कि कभी अगर आपको बुखार होता है तो आप चिरायता की वो मेडिसिन मदर टिंचर की यूज कर ले तो काफी आराम मिल जाता है। तो ये मेडिसिनल प्लांट के फायदे हैं, और ये बहुत बहुत ज्यादा है, जो कि हम लोग के वेदों में, संस्कृत में सब चीजों का व्याख्यान है। आप पढ़ेंगे और अपने लोगों से पूछेंगे जो इस फील्ड के एक्सपर्टीज हैं, वो लोग आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे कि किन किन पौधों का क्या क्या मेडिसिनल इम्पैक्ट है, किन किन बीमारियों में कौन कौन से पौधों का उपयोगिता ज्यादा है। तो इन सब का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी है, और सबसे अच्छी बात है, जहां तक मुझे पता है, इनका कोई बैड इम्पैक्ट बहुत ज्यादा कुछ खास है नहीं, कि आपके शरीर के ऊपर कोई बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे शायद एलोपैथ के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। मुझे जहां तक जानकारी है कि इसका कोई बैड इम्पैक्ट नहीं है। तो ज्यादा ओवरडोज नहीं करना चाहिए, फिर भी बैड इम्पैक्ट तो नहीं है, लेकिन ज्यादा ओवरडोज नहीं करना चाहिए हाँ, इसका फिर। ऑब्वियस सी बात क्योंकि है। इसमें आप मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें जो कुछ फाइटो कंस्टिट्यूएंट होते हैं, अगर उनकी शुद्धता या उनकी प्रोटीन 95 से ज़्यादा हो जाती है तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हो जाते हैं वो। तो थोड़ा सा अच्छा, उनको मतलब ओवरडोज हमें तो नहीं करना चाहिए, जैसा मैं हाँ, अगर मानता हूँ इस चीज़ को। ऑब्वियस सी बात है, आप कोई भी मेडिसिन लें तो किसी भी फिजिशियंस के गाइडेंस या रिकमेंडेशन पे ही लें, वो थंब रूल होता है। तो प्रेम सर, कोई फेसबुक पे इस सेशन को लाइव किए तो किसी का कोई कमेंट या कोई क्वेश्चंस आया हुआ है तो आप बता दें, और प्रवीण जी उस चीज को हम लोग एड्रेस पास कर कोई दें। सवाल नहीं आए हैं। अच्छा। सो केमिस्ट्री ज़्यादा हो गया ना। हाँ, नहीं अभी इसको लोग सुनेंगे तब। मैं प्रवीण जी से वो चाहता था एक तरह का परमिशन कि जब हम इस वीडियो को कट कट कर लिए होंगे तो इसको हम यूट्यूब पर डालना चाहेंगे। ठीक है, तो मैं परमिशन चाहिए प्रवीण जी से। इस बारे में आपसे मैं सेपरेट बात करूंगा, ठीक है, हाँ, इस मीटिंग के बाद। अच्छा, दूसरा चीज प्रवीण जी, अभी हम लोग बात ही कर रहे थे कि ये जो गिलोय का पेड़ है या पौधा है, हम्म। ये मैंने अभी तक क्यों सुना था, लेकिन मैंने अभी भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था कि ये है क्या। बड़ा एक तो ये कोरोना में तो ये दिख ही रहा है। मुझे पता चला कि शायद ये जॉन्डिस में भी ये हेल्प करता है, प्लेटलेट्स बढ़ाने के में। इम्यूनिटी सॉरी, जो भी डेंगू, बूस्ट होगा, हाँ, डेंगू में, इम्यूनिटी बूस्टर। डेंगू डेंगू में में है, भी ये डेंगू में प्लेटलेट्स बढ़ाने में काम आता है। तो इतने हम्म। सारे जो हमारे आयुर्वेदिक हैं सब पौधे हमारे आसपास है, जिनको हम ध्यान भी नहीं देते हैं। और मुझे अभी भी लग रहा है कि वो पौधा मैं देखा हूँ, शायद मैं उसको ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा कैसा गिलोय होता है। आपने गिलोय देखा? गिलोय की पत्ता जो है ना पान की तरह होता है, किसी भी पेड़ को लपेट करके ऊपर चढ़ता जाता है। लता कैटेगरी का प्लांट होता है। जैसे अगर इसको बेस मिलता है कोई भी, तो अपने प्रतान के थ्रू, जो एक बाहर की तरफ निकला होता है, प्रतान के थ्रू उसे लपेट करके ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, और उसकी तो पत्तियां निश्चित तौर पर पान की तरह आपके होती हैं। लेक्चर के और बाद मैं आज गूगल सर्च करूंगा और उसके बाद अगला काम मेरा उस पौधे को ढूंढ के लगाना होगा। आपने देखा होगा उसे अपने आसपास में गुरुच बोलते हैं, गुडुची भी बोलते हैं उसे, गुरुच, गुडुची, गिलोय, अमृता, सिनोस्पोरा कार्डिफोलिया, कई नाम है उसके। नहीं, ये नाम मैं सुन रहा था, लेकिन मैं इसके ऊपर अभी भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। अब आज जाके पूरी तरीके से सर्च करूंगा। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस संबोधन के लिए। व्याख्यान माला का सबसे अंतिम व्याख्यान था और सबसे रोचक रहा। धन्यवाद। निश्चित तौर पे एक सवाल है, देखिए सवाल बताएं। आ गया, क्या नॉर्मल खांसी और जुकाम से भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं क्या इसमें? अब ये तो कोविड-19 के जो है ये सवाल इन्होंने पूछ रखे हैं। तो नॉर्मल खांसी और जुकाम के बारे में अगर इनका सवाल है, तो नॉर्मल खांसी और जुकाम के लिए तो मैं बता सकता हूँ कि आप कोई इम्यूनिटी बूस्टर आप यूज़ कर लें, जैसे कि गिलोय का हो गया,
या आप त्रिकटु का सेवन करें। त्रिकटु में 3 प्रकार के इंग्रेडिएंट होते हैं। आपका जिंजिबर ऑक्सीनेल होता है, पाइपर लॉन्गम और पाइपर नाइग्राम, यानी पिपली, काली मिर्च और अदरक यानी सौंठ। तो आप नॉर्मल खांसी के लिए तो इसका सेवन कर सकते हैं, बट क्या अगर सर, आपको थोड़ा सा तेज बोलिए सर, क्या क्या चाहिए? देखिए, नॉर्मल खांसी के लिए आप तो वैसे जो काढ़ा आयुष ने रेकमेंड किया है आप उसे यूज करें, इम्यून बूस्टर होगा आपका। प्लस आप त्रिकटु का सेवन करें। त्रिकटु में 3 प्रकार के प्लांट को शामिल किया गया है, पाइपर लवंगम, पाइपर नाइग्राम और जिंजिबर ऑक्सीनेल, यानी पीपली, काली मिर्च और सौंठ यानी अदरक, इनका उल्लेख है। बट अगर आप सिम्टम्स की बात कर रहे हो तो वो कौन से सिम्टम्स है, अगर इस तरीके के सिम्टम्स आपको आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप फील कर रहे हो कि आप स्वस्थ नहीं हो पा रहे हो, तो आप पहले आप किसी एक अच्छे हेल्थ प्रैक्टिशनर से या डॉक्टर से आप अपने आप को चेक करवाएं या उन्हें बताएं। और घरेलू उपाय करने के बजाय 2-3 दिन के बाद आप निश्चित रूप से किसी डॉक्टर को ही दिखा लें कि आपको लाभ नहीं हो रहा है। तो आप इस चक्कर में ना कुछ रहें दिनों कि बाद। सिम्टम्स हैं या नहीं है। 2-3 दिन बाद आप तो निश्चित दिखा लें। अगर 2 दिन में ठीक नहीं होता है आपको तो निश्चित रूप से कोई ज़्यादा उसमें देर नहीं करना है। और अगर आपको ऐसा कुछ भी लग रहा है कि कोविड के सिम्टम्स हैं आपको, तो आप निश्चित रूप से तुरंत भी चाहें तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। मैं जो बता रहा हूँ वो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए या ऐसे सामान्य सी खांसी जुकाम में आपको काम कर सकता है। हो सकता है इम्यूनिटी बूस्ट आपकी इतनी ज़्यादा हो जाए कि कोविड का सिम्टम्स आपको आए भी नहीं, आप स्वस्थ भी हो जाएं। हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो कि कोई और बीमारी भी ना पकड़े आपको, आप बिल्कुल स्वस्थ रहें। नहीं, ये जरूरी भी है। इस सवाल से मैं भी अपने आप को रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि जब से मैं इलाहाबाद आया तो ये एक तरह का हर महीने का था कि मेरा शुरुआत 4 दिन जो है निश्चित तौर पे जाएगा, जब मुझे जुकाम और बुखार होता था। और ये अभी तक चल रहा, धीरे धीरे मैं सेटल हो रहा था इस एटमॉस्फेयर में, लेकिन अभी तक चल रहा था। लेकिन जब से कोरोना हुआ है, और मैं बहुत डर रहा था कि अगर कोरोना ये महीना आने वाला और मुझे दोबारा ये जुकाम और बुखार होगा और अगल बगल वाले सबसे पहले मुझे ही प्रेफर करें कि इन्हीं को भेजा जाए। मैं उस बांटने डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम में भी था, तो मुझे लग रहा था कि बगल वाला तुरंत कोई फोन ना कर दे कि हाँ भाई देखिए कोरोना पीड़ित है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि एक बार भी मुझे जुकाम बुखार इस दौरान